कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। थान सिंह की पाठशाला आप नेक्स्ट 5 साल में आप कहाँ देखते हो सर? क्या प्लान है आपका? देखो जी सर, मैं जिस मंदिर में बैठा हूँ ना, मंदिर में मैंने शिक्षा का स्थान दिया है और ये मेरी कोई हिम्मत नहीं थी, ये सब ऊपर वाला करवाने वाला है। भगवान जहाँ आगे लेके जाएगा, मैं सबसे पहले तो मेरा एक यही है कि इन बच्चों के सपने साकार कर दूँ। आपको नहीं पता, ये वो बच्चे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। जी। क्या अगर जैसे मैं ड्यूटी पे भी हूँ, तो बच्चे पढ़ते रहे कंटिन्यू, हुँ, क्योंकि मैं इन बच्चों के संग वो मजाक नहीं करना चाहता जी। था। जो लोग बाग मजाक करते हैं कि एक दिन क्लास लेके हाँ, बच्चों को पढ़ा के हाँ। वो खत्म कर दिया, निकल सही लिए सही बात है, और सही दिखा बात देते कि हमें देखिए हमारे यहाँ जी, पाठशाला है जी, ये। जी, जी, मैं जी। चाहता था एक जमीनी स्तर पे काम करूँ उनके लिए, क्योंकि वो गरीबी, वो माहौल मैंने देखा था। उस माहौल को देखते मैंने ये काम स्टार्ट किया। 3-4 साल मैंने किसी को भी पाठशाला के बारे में नहीं बताया। फिर मेरा दिल्ली पुलिस में फिर जब नहीं हुआ था सिलेक्शन, तो लोग बाग मेरा मजाक उड़ाते थे। हुँ, कहते थे क्या, पापा को ताने मारते थे, कहाँ है तेरा बेटा पुलिस वाला, कहाँ है तेरा बेटा, हो गया पुलिस सिलेक्शन। तो मैं उस बंद कमरे में रोता था अकेला बैठ के। एक आम इंसान के पास आप जाओगे जो एक हिंदुस्तानी है, भारतीय है, वो कहीं न कहीं पुलिस को अपना दोस्त नहीं मानते हैं। कैसे हैं सर आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास। सर सबसे पहले तो आपका ये आई थिंक ये आपने बहुत लोगों ने आपसे ये सवाल ऑलरेडी पूछा होगा बट फिर भी हमारे चैनल के लिए, हमारे दर्शक के लिए, आपने ये कहाँ से शुरू किया और ये शुरू करने की आपकी थॉट कहाँ से आई? शुरू मैंने ऐसे किया क्योंकि मेरे पिताजी का भी एक सपना था दिल्ली पुलिस में। उनका एक सपना था वर्दी पहनने का। तो वो रह गए, वर्दी नहीं पहन पाए, इंटरव्यू में रह गए थे। तो उनका सपना था कि चलो मैं रह गया तो मेरा बच्चा दिल्ली पुलिस में उसका सिलेक्शन हुए। तो उन्होंने उसी उम्मीद को लेकर मेरे साथ-साथ हर चीज़ पे खड़े रहे। हम जेजे कॉलोनी में रहते थे, मीराबाग। वहीं से मैंने अपना जीवन व्यापन किया। मेरे पिताजी सुबह-सुबह मम्मी-पापा दोनों काम पे चले जाते थे। काम पे जाने के बाद फिर सुबह 9 बजे फिर काम करके सुबह 5 बजे चले जाने के बाद वो फिर 9 बजे आके 9 बजे फिर काम पे जाते थे वो। फिर 9 बजे हम उनके साथ काम पे जाने लगे पापा के साथ। फिर मेरा दोपहर का स्कूल होता था, अच्छा, तो मैं उनके संग, हमारा प्रेस का काम होता था। अच्छा। तो मैं कपड़े लाता था, ले जाता था। तो ये काम, कपड़े यानी कि 12:30 बजे तक मैं कपड़े ला के रख देता था। फिर शाम को 5:30 बजे आके फिर वही कपड़े मैं बाँट के आता था। जी, तो यानी कि मेहनत का तो पता है, स्ट्रगल कैसा करना है ज़िंदगी में। फिर कभी-कभार जब नहीं जा पाते थे तो मेरे एक भाई और एक बहन भी है। हम जब लोगों के घर पे जब जाते थे, हमारे घर में टीवी भी नहीं था उस समय। तो हम टीवी देखने भी जाते थे तो लोग बाग पर्दा लगा देते थे। हमें बैठने भी नहीं देते थे कि दौड़ो यहाँ से, भागो यहाँ से। कैसे आ गए? क्योंकि माँ-बाप इतनी मेहनत करते थे, साफ-सफाई का पता ही नहीं था, कुछ नॉलेज ही नहीं थी कि साफ-सफाई क्या चीज़ होती है। तो कहते चलिए यहाँ से। तो हम बड़े आज देखते थे कि ये कब पर्दा खुलेगा, कब हमें थोड़ी-सी झलक पर्दे पे देखने के लिए तरसते थे। पिताजी ने नाम ऐसा रखा थान सिंह, लोग बाग मुझे थाना बोलते थे कि थाना आ गया, थाना आ गया। मुझे बड़ी नफ़रत थी इस नाम से। मैंने क्या नाम रख दिया है पापा ने, मम्मी-पापा ने। तो मैं आगे करता रहा मेहनत। जब मैंने 9वीं 10वीं पास करी, तो फिर उसके बाद मैं मेहनत तो करता रहा। फिर उसके बाद क्या हुआ, काम कम होता था, खर्चे ज़्यादा होने लग गए थे, तो मैं भुट्टे बेचने लगा। अच्छा। मैं भुट्टे, मक्का होते हैं, हुँ, हुँ। वो लेके आता था मंडी से खरीद के। मंडी से खरीद के लिए अगर मक्का बेचने के लिए फिर मुझे उसकी कोयले की ज़रूरत होती थी। तो जब आपने देखा होगा कहीं रात में शादियाँ होती हैं, तो तंदूर तंदूर पे रोटी हाँ, बनाई हाँ, जाती है। हाँ। जी। तो रात को हम बैठे रहते थे 12-1 बजे तक। कब ये शादी खत्म होगी, कब ये तंदूर पलटेगा, कब हम उस कोयले को बुझाएँगे, कब उस कोयले को सुखा के फिर अपने भुट्टे के लिए काम करेंगे। तो कई बार ऐसा होता था, तंदूर पलटते ही नहीं थे लोग। हमारे सपने अधूरे रह जाते थे कि यार आज फिर तंदूर नहीं पलटा और रह गए हम। फिर वो तंदूर लेके चले जाते थे। हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते थे, भैया तंदूर तो पलट दो यार, तुम क्या होगा? वो कहते चलो, चलो भागो यहाँ से। तो बड़े ही आस और उम्मीद ले लेके जाते थे। फिर वेटर का भी काम किया 1-2 बार। यानी कि सारे अपने ज़िंदगी में सोचा कि वर्दी मुझे भी पहननी है। जब 12वीं पास करी, पहली बार जब फिज़िकल दिया, रिटर्न में रह गया। दूसरी बार फिर दिया, फिर रह गया। तीसरी बार पापा ने कहा कि चल मैं कैसे करके कोचिंग करवाता हूँ तेरे को। कोचिंग करवाई उन्होंने मुझे, कोचिंग करी मैंने।
फिर मेरा दिल्ली पुलिस में, फिर जब नहीं हुआ था सिलेक्शन तो लोग बाग मेरा मजाक उड़ाते थे, कहते थे क्या, पापा को ताने मारते थे, कहाँ है तेरा बेटा पुलिस वाला, कहाँ है तेरा बेटा, हो गया पुलिस सिलेक्शन। तो मैं उस कमरे, बंद कमरे में रोता था अकेला बैठ के कि यार क्या करूं, उस समय बुद्धि कोई काम ही नहीं कर रही थी। फिर जब तीसरी बार जब सिलेक्शन हुआ दिल्ली पुलिस में, तब एक बार माँ बाप को खुशी हुई, पापा पापा के भी सपने साकार करे। फिर एक उम्मीद थी कि मैं इस वर्दी को पहन के ना कुछ ऐसा काम करूंगा अलग, जिससे मैं अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कर सकूं, जो मेरे माता पिता ने सपने देखे उनको साकार कर सकूं, और एक समाज में जो हमारी और पुलिस की जो बीच की दूरियां है ना, जी उसको खत्म कर सकूं। जी तो यहाँ पर मेरी पोस्टिंग आई, लाल किले पे ड्यूटी थी मेरी, तो देखा मैंने यहाँ पर ऐसे बच्चे घूम रहे हैं, कोई बोतल बिन रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, कोई भीख मांग रहा है, कोई नशा कर रहा है। तो मुझे लगा कि क्यों ना एक अच्छी अलग पुलिसिंग की जाए, क्योंकि आपने देखा वो जो क्राइम कर रहे हैं ना, वो छोटे बच्चे कर रहे हैं, जी उस क्राइम को कैसे रोका जाए। जी तो मैंने इस सहारे को चुना, क्योंकि इन लोगों का विश्वास पुलिस के प्रति बहुत कम है। फिर मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप पढ़ना चाहते हो, तो उन्होंने कहा हाँ सर बिल्कुल पढ़ना चाहते हैं। और हर माँ बाप चाहता है अपने बच्चे को पढ़ाना, जी कौन सा इंसान ऐसा है जो अपने बच्चों को कहे कि बेटा नहीं मैं नहीं पढ़ाना चाहता। बस यह है कि कोई मजबूरी के कारण नहीं पढ़ पाते, क्योंकि ये लेबर जो थी परमानेंट नहीं थी, इनको पढ़ाई के बारे में पता ही नहीं है कि पढ़ाई कितनी इंपॉर्टेंट है। इनको सबसे पहले समझाया कि मैंने आप अपने बच्चों को पढ़ाओ, आप जब काम पे जाते हो तो इन बच्चों को यहाँ छोड़ दो, जिससे कि ये बच्चे एक अच्छे माहौल में रहेंगे और कुछ पढ़ लिख लेंगे। जी तो उनको इस बात का थोड़ा सा, अभी भी उन्हें विश्वास नहीं था मेरी इस बात पे, फिर उन्हें विश्वास दिलाया कि ऐसे नहीं, आपको करना पड़ेगा थोड़ा अपने टाइट तरीके से, पुलिस वाले तरीके से। फिर उन्होंने बड़े मुश्किल से एग्री किया। अच्छा अच्छा मैंने इन बच्चों को पांच बच्चों को यहाँ लाके पाठशाला में बैठा दिया 2015 में। अच्छा ये नहीं था कि आते ही बच्चे पढ़ाने चालू कर दिए, कॉपी पकड़ लो पढ़ने लग हाँ जाओ। हाँ इन बच्चों को सिर्फ जो दिमाग में, इनकी माइंडिंग में जो खाने पीने का सामान चल रहा था, हाँ खेल कूद का चल रहा था, खाली वही कराया। अच्छा कहते चिप्स पकड़ो, चिप्स खाओ, कुरकुरे खाओ, पूरी सब्जी खाओ, समोसे खाओ, कचौरी खाओ, वो खिलाता रहा 1 महीने बाद। जब 1 महीने बाद उनके दिमाग से वो चीज खत्म होगी ना कि मुझे ये सामान बिनना है या कुछ करना है हाँ या पैसे मांगने हैं, तब उनको मैंने कॉपी पकड़ाई। हाँ क्या बात जब उन्हें कॉपी पकड़ाई तो बड़ा ही उन्हें अच्छा लगा, उनके दिल में एक तमन्ना सी जगी पढ़ने की, एक इच्छा जगी पढ़ने की कि मुझे अब पढ़ना है। जब वो इच्छा जगी तो फिर उस इच्छा को पूरा करने के लिए फिर मैंने कहा यार मैंने ये छेड़ तो दिया इस काम को, इस काम को पूरा कैसे करूंगा, क्योंकि नौकरी भी इंपॉर्टेंट थी जी और इनके माँ बाप को तो कोई टेंशन नहीं थी इतनी, क्योंकि माँ बाप को तो ये था कि हमारे बच्चे वहां हैं तो सेफ है। फिर यही की एक बच्ची थी, उस बच्ची को मैंने यहाँ रखा, क्या जैसे मैं ड्यूटी पे भी हूँ तो बच्चे पढ़ते रहे कंटिन्यू, क्योंकि मैं इन बच्चों के संग वो मजाक नहीं करना चाहता जी था जो लोग बाग मजाक करते कि एक दिन क्लास लेके हाँ बच्चों को पढ़ा के हाँ वो खत्म कर दिया, निकल लिए सही बात है और सही दिखा बात देते कि हमें देखो हमारे यहाँ जी पाठशाला है जी ये। जी जी मैं जी चाहता था जमीनी स्तर पे काम करूं उनके लिए, क्योंकि वो गरीबी, वो माहौल मैंने देखा था। उस माहौल को देखते मैंने ये काम स्टार्ट किया। 3-4 साल मैंने किसी को पाठशाला के बारे में नहीं बताया। अच्छा अच्छा कोविड टाइम में भी मैंने इस पाठशाला को चालू रखा कंटिन्यू, अच्छा ताकि ये बच्चे पढ़ सकें। जी इन 25 से 30 बच्चे हो गए थे मेरे पास इस पाठशाला के अंदर। जो उस लड़की को थे, उस लड़की को अपनी तनख्वाह से मैं अपनी सैलरी दे रहा था, ताकि वो लड़की भी पढ़ती रहे, क्योंकि वो भी इन्हीं के माहौल में रहने वाली लड़की थी, उसका भी खर्चा निकलता रहे। जब वो पढ़ते रहे तो फिर आगे करते करते 2021 में जब हुआ तो 2021 में हमने इन बच्चों के, मेरी डीसी हमारी दिल्ली पुलिस ने जब पता चला दिल्ली पुलिस को, तो उन्होंने मुझे बुलाया, क्या ये पाठशाला ये सच में है या फेक है, क्योंकि लोग बाग विश्वास कम करते हैं पुलिस वालों सही पे। बात है बिल्कुल। तो वो विश्वास उन्हें देखा, उन्होंने वेरीफाई किया, तो उन्होंने बड़ी खुशी हुई, मेरे सीनियर अफसर को, मेरे कमिश्नर साहब को भी बहुत खुशी हुई। उन्होंने मुझे अगले दिन ही ऑफिस बुलाया, मुझे अप्रिशिएट किया, तो बड़ा ही एक अंदर से एक ताकत सी आई कि मुझे मेरे इस काम को सब लोग सराहना कर रहे हैं। सर अभी आप बैलेंस की बात कर रहे थे कि आप पुलिस की नौकरी और यहाँ पे जो आपका ये पैशन जो है, एक ड्रीम जो है, आप दोनों को कैसे बैलेंस करके चल रहे हो? देखिए सर, बैलेंस तो सबसे पहले मेरी नौकरी है, जिस नौकरी से मैं ये कर रहा हूँ, बिल्कुल उसको नहीं छोड़ सकते आप उसको नहीं छोड़ ना। सकता, और सबसे पहले मेरी प्योरिटी ड्यूटी है। तो उस ड्यूटी को ध्यान में रखते हुए और इस चीज को भी आगे कंटिन्यू रखने के लिए
दोनों चीजों को चुनना, दोनों चीजें इंपॉर्टेंट है। इनको सपने दिखा दिए और यहाँ ड्यूटी है। इससे ये क्राइम नहीं करेंगे, इससे मेरी ड्यूटी भी पूरी होती रहेगी। क्योंकि आपने देखा होगा कि आज के टाइम में जो क्राइम कर रहे हैं वो छोटे बच्चे कर रहे हैं जी। इस कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए बताना चाहता हूँ आपको। जब पर लोगों को पता चलने लगा तो कॉलेज के बच्चे, माता सुंदरी कॉलेज कि मेरे पास एनएसएस वॉलंटियर, वो भी आने लगे बच्चों को पढ़ाने। 3-4 वॉलंटियर मैंने परमानेंट रख दिए, जिससे कि आप पढ़ाते रहो, इसकी सारा सिस्टम को देखूंगा मैं, बस इस पढ़ाई के अंदर कोई रुकावट ना आ जाए, इस पढ़ाई को, इनके पढ़ाई में कोई कंप्रोमाइज ना हो। गुरुद्वारा शीशगंज साहब, जब इन बच्चे बढ़ गए मेरे पास, इन बच्चों के लिए सोचा कि इन बच्चों को और कैसे वो किया जाए मोटिवेट, तो इनके लिए खाने की व्यवस्था करवाई। जब आप कोई भी अच्छा काम करोगे ना तो समाज के सब लोग आपके साथ देंगे। जाएंगे। सही बात है, और सही बात उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जब गुरुद्वारे में मैं गया, मैं शीशगंज गुरुद्वारे में उनसे रिक्वेस्ट करी, तो उन्होंने कहा कि जब हम 20,000 लोगों को गुरुद्वारे में लंगर खिलाते हैं तो 100 इन बच्चों को खाना खिलाने में हमें क्या जा रहा है। तो आज 2-3 साल हो गए, वहां से कंटिन्यू लंगर आता है बच्चों के लिए। अरे वाह, क्या बात है। तो बच्चों के लिए लंगर आने लगा, बच्चे भरपेट खाना खाने लगे, बच्चों को अच्छे अच्छे खेल कूद कराने लगे, एक्टिविटी कराने लगी, सारे त्योहार मनाने लगे बच्चों के साथ साथ। यानी कि हर इवेंट में, क्योंकि ड्यूटी तो रहती है, होली पे हम यहीं रहते हैं, तो होली पे मैं 10-5 मिनट के लिए इन बच्चों के पास आ जाता हूँ। दिवाली रहती है तो दिवाली भी इनके पास मना लेता हूँ। तो सारे त्योहार मैं अपने घर ना बना के इन लोगों के साथ मना लेता हूँ। क्या बात है। और इन बच्चों ने एक जो सपने देखे हैं ना, वो इस वर्दी के अंदर देखे। सर, इस वर्दी से मेरा तीसरा एक सवाल ये है कि आपको कितना गर्व महसूस होता है ये वर्दी पहन के? सर, आज मुझे इतना गर्व महसूस होता है ना इस वर्दी पहन के, क्योंकि लोगों के दिमाग में जो थिंकिंग है ना पुलिस के प्रति, वो बहुत गलत है। ऐसा क्यों है सर? सर, ऐसा इसलिए और है, क्योंकि एक जैसे कि एक आम इंसान के पास आप जाओगे जो एक हिंदुस्तानी है, भारतीय है, वो कहीं ना कहीं पुलिस को अपना दोस्त नहीं मानते हैं। ऐसा क्यों है और इसे कैसे ठीक किया जाए इसे? सर आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मानता हूं मैं, मगर सर सारी पुलिस ऐसी नहीं है। आपने नहीं देखा कोविड में सब लोग घर पे थे तो पुलिस रोडों पे खड़ी थी। बिल्कुल सर। उनकी भी फैमिली है, बिल्कुल उनका भी परिवार है, बिल्कुल बिल्कुल। उस सारे परिवार को अपने त्याग के वो तब रोडों पे खड़े होते हैं आपके लिए। कोविड में मैं भी खड़ा रहा, पूरे 24 घंटे यहीं खड़े रहे। आज हमारी पुलिस ना हर तरीके से काम कर रही है, कोई रक्त दान कर रही है, कोई हेलमेट दान कर रही है, तो वो हर जगह परफेक्ट है। कोई कुछ कर रहा है, कोई सिविल डिफेंस करवा रहा है बच्चों को, वो हर तरीके से अपना सहयोग देने को तैयार रहता है। मगर लोगों को ना तरीका लगे पेश करने का, वो किस तरीके से पेश करते हैं, वो ढंग से पेश नहीं कर पा रहे पुलिस को। और पुलिस हमेशा से आप लोगों के बीच में खड़ी रहती है, वो न तीज देखती है न त्योहार देखती है, वो भी एक इंसान है। कभी आप उनकी जगह पर खड़े होकर देखो तो आपको पता चल जाएगा कि कितने कितनी कठिनाइयां होती हैं उनको, कितनी चीजों से गुजरते हैं वो। बच्चे वेट करते रह जाते हैं रात को कि पापा आएंगे, नहीं जा पाते। तो यानी कि ये नहीं है। मगर अगर आप एक बार उनसे अगर प्यार से पुलिस वालों से प्यार से कहो, देखो वो कैसे आपके लिए करेंगे। और आज मुझे गर्व इसलिए है, आज जब मैंने ये काम कर स्टार्ट किया तो आज सारा पुलिस परिवार मेरे इस काम को सपोर्ट कर रहा है। सारे लोग अपने बच्चों के कपड़े इन बच्चों को दे रहे हैं, जूते दे रहे हैं, जुराबे दे रहे हैं, वर्दियां दे रहे हैं, बैग दे रहे हैं। सीनियर अफसर मेरे मौके पे आके इन बच्चों के संग त्योहार बना रहे हैं। तो ये एक वर्दी के अंदर ही तो है। लोगों के प्रति जो विश्वास है ना, दिल्ली पुलिस दिल की पुलिस है, इन लोगों को ये दिखाया जा रहा हूँ। लोग फिल्म देख देख के बस उस फिल्म की स्टोरी पे ही चल रहे हैं, असली हकीकत की स्टोरी पे आइए, पुलिस बहुत अलग है। सर, गवर्नमेंट का कितना बड़ा रोल है ये ग्रास रूट एजुकेशन को प्रायोरिटी देने में, और आपका गवर्नमेंट से क्या दरख्वास्त होगा? सर देखिए, मैं ना तो किसी सरकार के बारे में बोलूंगा, ना मैं किसी चीज के बारे में बोलना चाहता हूँ। हम भी एक सरकारी सर्वेंट हैं। बिल्कुल। और मैं बस मेरा यही है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, इस काम को मुझे आगे बढ़ाना है। अगर सपोर्ट करो बहुत अच्छी बात है, मेरी दिल्ली पुलिस मेरा सपोर्ट कर रही है, बिल्कुल। तो मुझे अगर मेरा पुलिस परिवार मेरा सपोर्ट कर रहा है, मुझे और किसी की जरूरत नहीं है। और आप समाज के सभी लोग मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, मेरे को और किसी की जरूरत है। आपको नहीं पता, ये वो बच्चे हैं जो बहुत कुछ करना चाहते हैं। जी। कईयों के माँ बाप नहीं है, कईयों के पिता नहीं है, कईयों का भाई नहीं है, कईयों के माँ बाप इतने बूढ़े हो चुके हैं जो कि खुद काम करने लायक नहीं है। वो बच्चों ने एक उम्मीद लगाई है मेरे ऊपर पढ़ने की,
क्योंकि ये बच्चों के एडमिशन ही फर्स्ट टाइम मैंने कराए। हम्म, अब ये सोचिए उन बच्चों के, अगर मैं ये उम्मीद उनकी तोड़ दूं तो उन बच्चों के दिल पे क्या बीतेगी, क्योंकि वो बच्चे फिर वो सपने नहीं देख पाएंगे। और इन बच्चों के बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बिल्कुल आईपीएस बनने के लिए, कोई आईएएस बनने के लिए। आज मेरे पास 105 बच्चे हैं, 105 में से 100 बच्चे यही कहेंगे कि हम पुलिस वाला बनना चाहते हैं, बिल्कुल क्योंकि उनके सामने जो ड्रीम रखा वो मैंने हाँ रखा है। बिल्कुल बिल्कुल आप उनके लिए वो है। रोल मॉडल हो सर और बिल्कुल ऐसा नहीं है, आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं रोता हूँ यहाँ मंदिर में आके बैठ के, क्योंकि इन बच्चों के लिए मैं बहुत कुछ करने को तैयार हूँ। बस कई बच्ची हैं, एक की बच्ची के पिताजी नहीं है, तो फादर्स डे पे यानी कि हम कोई भी प्रोग्राम होता है तो बच्चों के साथ कोशिश करते हैं बच्चों को सेलिब्रेट कराएं। फादर्स डे पे सब अपने अपने पिता के लिए हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी पापा, जो भी है फादर्स डे बना रहे थे बच्चे। एक बच्ची जिसके पिताजी नहीं थे वो मेरे पास आई भागते हुए, तो नहीं बोल पाई, डर गई कि कैसे बोलूं इनके बच्चों के सामने। फिर चलेगी, फिर दोबारा आई कि अंकल, मैंने कहा क्या हुआ बेटा, को नहीं बोल पाई, फिर चलेगी। फिर रात को जब मैं घर पहुंचता हूँ, रात को 10:30-11 बजे, तो मेरे पास फोन आता है, तो मैं उठा के देखता हूँ, मुझे डर जाता हूँ मैं कि रात को 11 बजे, 10:30-11 बजे फोन कैसे। जब फोन उठाता हूँ तो बोलता हूँ, हाँ बेटा नीलू बोलो क्या हुआ। तो वो डर कब कब पा रही होती है लड़की। मैंने कहा बेटा बात बताओ क्या होगी, कोई बात तो नहीं। कह रही अंकल जी एक बात बोलूं। मैंने बेटा बोलो तो सही, अंकल आप बुरा तो नहीं मानोगे। मैंने नहीं बेटा। तो उसने अपने, जब घबराते अपने डरते हुए बोला ना कि अंकल मैं आपको हैप्पी फादर्स डे बोल सकती हूँ। मेरे स्पीकर खुला हुआ था, मेरी वाइफ भी बैठी हुई थी। जब उसने हैप्पी फादर्स डे बोला ना तो एकदम शरीर झन्ना गया, रोने लगा बैठे बैठे। सोचा कि क्या करें। सर आप यहाँ पे अपने सैलरी से कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आई एम श्योर आपको हेल्प मिलता भी होगा थोड़ा बहुत, बट अगर आप उस हेल्प के लिए कभी शुरू नहीं किया, आपने खुद से शुरू किया था। और यहाँ पे ऐसे भारत में बहुत सारे कोचिंग सेंटर है जिनको हमें पता है वो ढेर सारे पैसे लेते हैं जिस शिक्षा के लिए। आप एक काम कर रहे हो और वो लोग शिक्षा को एक व्यापार, पूरा बिजनेस बना दिए हैं। हालांकि बिजनेस बनाने में कोई गलती नहीं है, बट जिस तरह से वो लोग उसको कंडक्ट कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपया लेते हैं, उसमें आपका क्या कहना है सर? सर देखिए, मैंने अपने दिल से काम किया इन बच्चों के लिए। मैंने सोचा था कि इस वर्दी के अंदर रह के कुछ अच्छा ऐसा काम करूंगा, और इस शिक्षा से बढ़कर कोई काम नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें शिक्षा का ज्ञान हो जाएगा ना तो ये गलत कामों से दूर रहेंगे। ये बच्चे बहुत अच्छा कर सकते हैं, इनकी उम्मीद, इनका सहारा हूं मैं। अभी थोड़े दिन पहले इन बच्चों को, क्योंकि ये स्थायी नहीं थे, किसी कारण यहाँ से हटा दिया गया तो कई बच्चों के सपने बैग में रख के अपने साथ चले गए। बच्चे बिल्कुल, उनकी उम्मीदें, उनके माँ बाप तो सीधा बैग बैग अपना तामझाम उठा के गाँव की ओर तैयार थे। उनको रोका मैंने, क्योंकि उन बच्चों का सहारा मैं था। उन बच्चों की वर्दी के, उन बच्चों ने मेरे अंदर सपना देखा था। उस सपना को पूरा करने के लिए सोचा कि कुछ ना कुछ करना इनके लिए। इतने बीमार भी हो गया मैं, टाइफाइड हो गया मुझे। घर वाले कह रहे आराम करो। अब मैंने कहा ऐसे समय पे आराम अगर मैं यहाँ कर लूंगा, वहां वो बच्चे अपने सपनों को बैग में रख के सब चले जाएंगे, फिर वो बच्चे सपने नहीं देखेंगे कभी। तो उन बच्चों के सपने साकार करने के लिए मैंने सोचा क्यों ना इन बच्चों के कैसे ना कैसे, मैंने उन बच्चों को, सभी के उनके माँ बाप को किराए पे एडजस्ट करा दिया आसपास। हाँ सर, अपने पैसे से किया? हाँ जी, क्या बात है सर। किराए पर एडजस्ट करा दिया। मैंने कहा 3,000 4,000 रुपये किसी को किराया दिलाया, 500 1000 रुपया, 4,000 आप दो, 1,000 रुपये मैं दूंगा। मेरे किसी कई लोग मेरे साथ जुड़े इस काम में कि हम देंगे, साथ में खड़े हुए। तो यानी कि उन बच्चों के सपने टूटने नहीं दिए, इन बच्चों को बिखरने नहीं दिया। अगर किसी इंसान को अगर मैंने सपने दिखा दिए तो इसमें कोई गलती तो नहीं करी मैंने, कोई अपराध तो नहीं किया मैंने। एक सपना दिखाना किसी बच्चे को, क्योंकि ये बेचारे, इनके खानदान में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं है। आज इन्हें एक उम्मीद जगी है कि हम कुछ पढ़ लें। अगर आज इनके परिवार, अगर ये बच्चे अगर 12वीं भी पास कर गए ना तो ये अपने आने वाली पीढ़ी को पढ़ाएंगे। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और एक पीढ़ी जब पढ़ती है ना आपकी, तो आपकी 5-7 पीढ़ियां ऑटोमेटिक चेंज हो जाती है। अगर आज मेरे पिताजी 12वीं नहीं पढ़े होते ना
तो मैं भी नहीं पढ़ता। सर कभी कभी हम लोग ने ये वीडियो देखते हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों में जो टीचर्स रहते हैं वो गलत पढ़ा देते हैं, हमने बहुत सारा वायरल वीडियो हुआ है। या फिर कभी कभी टीचर्स आते ही नहीं है रेगुलरली स्कूल, तो उनका उनके ऊपर सर उनको क्या आप कहना चाहोगे? सर इन बच्चों की उम्मीदें होती हैं टीचरों पे, बिल्कुल एक सपना वो टीचरों पे ही देखते हैं बिल्कुल कि जो टीचर हमें कहेगा वही हम करेंगे। टीचर अगर उन्हें गलत कहेगा तो गलत करेंगे और सही कहेगा तो सही करेंगे, क्यों टीचर ही एक उनका भगवान है, बिल्कुल टीचर ही उनका माँ बाप है, बिल्कुल। टीचर को ही सब कुछ है, टीचर का नाम गुरु बोला गया है। मैं कहता हूँ शिक्षा वो शेरनी है जो जितना पिएगा, शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा सर। तो शिक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। अगर इन बच्चों को अगर शिक्षा मिल जाएगी ना तो समाज में एक तो ये समझेंगे, इनके माँ बाप भी समझेंगे। हम इनके माँ बापों की वो पढ़ाने की कोशिश करते हैं, उनको सिग्नेचर कर सके, क्योंकि कई बार इनके संग भी धोखाधड़ी करते हैं लोग बाग। काम पे जाते हैं, एब्सेंट प्रेजेंट ए लगा देते हैं, प्रेजेंट लगा देते हैं, तो कम से कम आके अपने बच्चों को दिखाएं तो सही कि बेटा मेरा ए लिखा है या पी लिखा है। तो यानी कि हर चीज के अंदर मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इन बच्चों को कुछ ना कुछ किया जाए, इन बच्चों को कुछ ना कुछ मोटिवेट किया जाए। आज जब बच्चे दूर दूर से आने लगे तो आसपास के जो बैटरी रिक्शे वाले आपने बाहर देखे होंगे, तो उन्होंने कहा सर जब आप एक पुलिस वाला ऐसा काम कर रहा है तो हम आपके साथ क्यों नहीं खड़े हो, इन बच्चों को लाने ले जाने की व्यवस्था हम करेंगे। आज समाज के सभी सामाजिक लोग मेरे साथ खड़े, मेरी ताकत बनके मेरे साथ जुड़े हुए हैं, और मैं मेरी लास्ट सांस तक मैं इन बच्चों के साथ खड़ा हूँगा। सर थान सिंह, यही मेरा आज के लिए आखिरी सवाल है सर, थान सिंह की पाठशाला आप नेक्स्ट 5 साल में आप कहाँ देखते हो सर? क्या प्लान है आपका फ्यूचर? सर मेरा तो देखो जी सर, मैं जिस मंदिर में बैठा हूँ ना, मंदिर में मैंने शिक्षा का स्थान दिया है, और ये मेरी कोई हिम्मत नहीं थी, ये सब ऊपर वाला करवाने वाला है। भगवान जहां आगे लेके जाएगा, मैं सबसे पहले तो मेरा एक यही है कि इन बच्चों के सपने साकार कर दूंगा, और फिर मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो थान सिंह के जो लोग सोच रहे हैं ऐसी छोटी छोटी जगहों पर और भी इसको मैं करवाऊं, क्योंकि जो यंग यंग बच्चे वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप अगर किसी को एक बंदा आपके साथ खड़ा हो जाए ऐसा जिसके संग सब लोग जुड़ने को तैयार हैं, तो उस काम को आप आगे बढ़ा सकते हैं। अगर इन बच्चों में नॉलेज आ जाएगी तो ये बच्चे क्राइम नहीं करेंगे। इन बच्चों को ये पता चल जाएगा कि ये चीज करने से ये गलत काम है, और ये चीज करने से इसकी ये सजा है, इसकी ये सजा है, और ये गलत है, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है हम सबको साथ लेके चल रहे हैं। इन लोगों को भी विश्वास है कि हम भी अगर थाने जाएंगे और एक बड़ा बंदा आ रहा तो हम भी थाने जाएंगे, तो दोनों को मान सम्मान बराबर मिले जी। दोनों एक ही उद्देश्य से और एक ही उम्मीद से आए कि हम लोगों को न्याय बराबर मिले जी। तो वो न्याय और वो संघ को करने के लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ। बस यही है, लोगों से यही कहना चाहता हूँ कि 2 तरीके के बच्चे होते हैं। एक बच्चा वो होता है जो बिल्कुल पढ़ना ही नहीं चाहता, एक बच्चे वो होते हैं जो पढ़ना चाहते हैं, जिस किसी कारण वो पढ़ नहीं पाते। अगर हम छोटा सा सहारा उनको दे दे या पुश कर दे तो ये बहुत बड़ा। एक देखिए मेरी एक पाठशाला बहुत है दिल्ली के अंदर, पुलिस के अंदर ही पाठशाला का बनाने का एक प्लस पॉइंट ये भी है कि बच्चे थोड़ा सा वो होते हैं, डरते हैं कि हमें पढ़ना है। तो ये तो कोई गलत नहीं है, नहीं बिल्कुल अच्छा है, ये तो अच्छी चीज है बिल्कुल। और वो पुलिस को देख रहे हैं। जब आज ये बच्चे जब केक काटते हैं ना रात को, जब तक मैं इनके घर नहीं पहुंचूंगा तब तक मेरे बिना केक नहीं काटते। पेरेंट्स मीटिंग पे इनके माँ बाप नहीं जाते, पेरेंट्स मीटिंग पे मैं जाता हूँ, सारी मीटिंगों पर मैं जाता हूँ इन बच्चों की। बस बच्चों, मेरे घर में भी कलेश होते हैं कई बार, मेरी फैमिली बोलती है, मेरे बच्चे छोटे, मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, वो कहती है जाओ जाओ वहीं जाओ तुम। उनको जरा से डांटता हूँ तुम, क्योंकि वो देखते हैं, उन्हें लगता है कि तुम्हारा प्यार उनके प्रति ज्यादा है। मगर मैंने इनको सपने दिखा दिए, उस सपनों को मैं साकार करूंगा। और प्यार बांटने से प्यार कम कभी नहीं होता है। थैंक यू सो मच थान सिंह सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद। सारे व्यूअर्स, दर्शक से एंड हमारी टीम के तरफ से हम आपको ऑल द बेस्ट विश करना चाहते हैं, और ये भी कहना चाहते हैं कि हम सब मिलके जितना हो सके छोटे छोटे, इवन जैसे कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है। आपके अगर छोटे से प्रयास से बस इन बच्चों का अगर
भविष्य और आगे उजागर बिल्कुल बिल्कुल उजागर हो तो बहुत बेस्ट है ये। और absolutely, मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसको और बढ़ाऊं आगे, और मिल के ही बढ़ सकते हैं, मिल के ही बढ़ सकता अकेला है। इंसान ज्यादा दूर नहीं जा सकता। क्योंकि मैंने आज तक देखा है जब भी मेरे शिक्षा के इसको डाला गया है ना, 99% लोग मेरे इस काम को सराहना करते हैं। जी बिल्कुल सही बात है। 1% मैं कुछ कहूंगा नहीं, मैं 99%। इससे मुझे कोई वो नहीं मिलता, पर मुझे एक शक्ति आती है, मेरे अंदर ताकत आती है, और मेरी शक्ति और मेरी ताकत आप लोगों का आशीर्वाद है। बिल्कुल बिल्कुल, बस ठीक है, थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।